सावन का महीना, पवन करे शोर। पवन इस बार शांत था। माताजी जो गुस्से में थी। इस साल सावन में भी देरी हो गई थी, मगर पिताजी के आंसुओं ने सावन की कमी महसूस नहीं होने दी। हर साल बुढ़िया माई के पास जाने वाले पिताजी ने इस साल अपनी पीड़ा दूर करने के लिए जेब से निकाला अपना स्मार्टफोन और गूगल बाबा के सामने अपनी परेशानी रख दी। गूगल ने भी सर्च दबाने से पहले ही जवाब दे दिया। कोटा। कोटा शब्द घर में ऐसा गूंजा कि अगली ही सुबह पवन और पिताजी दही चूड़ा खाकर निकल पड़े कोटा की ओर। घंटों रोडवेज के धक्के खाने के बाद कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट का परिसर देख के पिताजी की सारी थकान दूर हो गई। वैसे जून जुलाई के महीने हर साल मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले पाने वाले छात्रों की हालत दिवाली पर पूर्वांचल जाने वाली रेल के जनरल के डिब्बे जैसी ही हो जाती है। अकेले खड़े उस कतार को शायद ही कोई पार कर सकता, तभी दोनों जन आधे आधे घंटे में अदला बदली करते ताकि कोई ज़्यादा थक न जाए। दाखिले के बाद मांस मच्छी खाने वाले पिताजी ने शुद्ध शाकाहारी भोजनालय ढूंढा। दाल सब्जी रोटी चावल के अलावा उन्हें वहाँ के खानसामा एवं मैनेजर ने दुआ सलाम भी किया और साथ ही हॉस्टल के बारे में मुफ्त की बढ़िया राय भी दी। पास ही में एक हॉस्टल है जिसका संचालक एक IIT ग्रेजुएट है और जैन भी है। तो ऐसे मिला प्यारे पवन को एक सिंगल सीटर कमरा कूलर के साथ। आखिर बेटे को डॉक्टर जो बनाना है। पवन को मेडिकल की परीक्षा देते देते 3 साल हो गए थे, मगर इस बार पिताजी को मानो एक अलग सा ही एहसास हो रहा था। वैसे इससे पहले उन्होंने जब लखनऊ और दिल्ली के कोचिंग में दाखिला कराया था तब भी उन्हें ऐसा ही लगा था, मगर ये अंदर की बात है। हिंदुस्तान का हर छात्र जानता है, हॉस्टल में सबसे पहले समस्या आती है खाने की। पवन 2 ही दिनों में चकनाचूर हो चुका था और ऐसे ही 2 लड़के और थे। फिर शुरू हो गया सिलसिला स्विगी जोमैटो का। चाल बड़ी ही साफ थी। पहले अपने किसी बड़े भाई या बहन को फोन लगाते, खाने की बुराई करते, उनकी सहानुभूति लेते और जैसे ही फोन रखने वाले हो तब तक वो खुद ही पैसे ट्रांसफर कर देते, वरना मांगने में भी लड़कों को कोई संकोच नहीं था। आखिर घर वालों को डॉक्टर जो बनाना है। बारी बारी से ऐसे ही कभी 200 तो कभी 300 रुपए पेटीएम से मंगवाते। हॉस्टल गार्ड की आंख में धूल झोंक के उस शुद्ध शाकाहारी हॉस्टल में अलग अलग पैतरों से मुर्गा मटन तो कभी कबाब इंपोर्ट करवाते और खूब मज़े से खाते। 5 अगस्त की रात पवन को बाहर एक हलचल सुनाई दी। बाहर निकल के देखा तो 2 लड़के और उसका दोस्त चेतन। बस ये देखते ही उसका राजपुताना खून खौला। फिर ना आर देखा ना पार, मुक्के और लातों की बरसात शुरू हो गई। हॉस्टल गार्ड और अंकल ने आकर बिल्लियों की तरह चिपटे हुए इन लड़कों को दूर किया। चेतन ने कुकर की सीटी की तरह ऐलान कर दिया, पहले हाथ मीर और सैफ ने उठाया था। बारिश में भीगे हुए मुर्गे की तरह खड़े मीर ने अपने बचाव में कहा, ये हमारे कमरे के सामने आकर नाच रहा था और चिल्ला रहा था, 370 हट गया, 370 हट गया। पहले हमने बोला तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, हमें तंग मत करो, मगर इसने नाचना बंद ही नहीं किया। अंकल ने गुस्से में कहा, तो तुम लोग मारोगे उसको? रुको, अभी तुम्हारे पापा को फोन लगाता हूँ। फोन का जिक्र सुनते ही मीर और सैफ की आंखें भर आई। अंकल ने भी सबको चेतावनी देकर बात को रफा दफा कर दिया। गार्ड को काफी समय से शक था कि कोई न कोई हॉस्टल में मांस खाता है। एक दिन उसको दूसरी मंजिल वाले कूड़ेदान में हड्डियां मिल ही गई। उस वक्त उसने अंकल को ऐसी पुकार लगाई जैसे कि अंकल आते ही उसे परमवीर चक्र थमा देते। बौखलाए हुए घोड़े की तरह अंकल सीधा लड़कों के कमरे में गए। सबसे पहले चेतन से ही पूछा। चेतन ने चालाक गीदड़ की चाल चली और कह दिया, हम पंडित हैं पंडित, हम थोड़ी ये सब खाते हैं। बाकी दोनों लड़कों ने भी नकलची बंदर बनकर अपना बचाव अपनी जात बिरादरी से ही किया। अब बचे सिर्फ मीर और सैफ। अंकल ने गार्ड को सीधी आवाज में बोला,
उठाओ इनका सामान और इनको बाहर करो यहां से। दोनों लड़कों को समझ ही नहीं आया ये हो क्या रहा है। ना ही कोई उनसे बात करने के लिए तैयार। बस फैसला सुना दिया गया है। किसी विलुप्त पशु की तरह दोनों खड़े रह गए, सड़क और आसमान के बीचों बीच। बाकियों के लिए मेस की गली हुई दाल ही अब गुजारा था। पवन ने तंग आकर 2-3 दिन में ही घर पर फोन लगाया और बोल दिया कि यहाँ का खाना खाकर तो वो रह ही नहीं सकता। अगले ही दिन की ट्रेन पकड़कर पिताजी दर्जनों फल पकवान मेवा लेकर निकल पड़े। आखिर बेटे को डॉक्टर जो बनाना